1929 की जो महामारी है वो कैसे और किस तरीके से हुई, उस पर अगर हम बात करें तो एक शब्द है संरक्षणवाद। एक शब्द है संरक्षणवाद। इसे हम प्रोटेक्शनिज्म नीति या प्रोटेक्शनिस्ट नीति के नाम से जनरली आमतौर पे जानते हैं। तो संरक्षणवाद नीति 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 को अमेरिका के द्वारा अपनाया गया। अमेरिका के द्वारा अपनाया गया। द्वारा द्वारा अपनाया गया। और इस नीति के आधार पर और इस नीति के आधार पर इस नीति के आधार पर टैरिफ टैरिफ या आयात कर को बढ़ा दिया गया। जिससे यूरोप जिससे यूरोप और और अन्य देशों ने भी इसका अनुसरण किया। संपूर्ण विश्व में टैरिफ वॉर शुरू हो गया। और ये पूरा विश्व अपने अपने बाजार को सुरक्षित करने के लिए इस नीति को कंटिन्यूसली या लगातार अपनाता चला गया। संरक्षणवाद घरेलू बाजार को सुरक्षित करने के लिए आप बहुत सिंपल सा समझो कि अगर विदेशों से कोई सामान या कोई वस्तु सस्ते दामों पे मिल रही है और वही वस्तु अपने देश के अंदर ज्यादा कीमतों में मिल रही है, तो जो उपभोक्ता होगा उसका जो निर्णय होगा वो निर्णय क्या होगा? उसका निर्णय ये होगा कि वो सस्ती कीमतों को खरीदने में या सस्ती कीमतों में मिलने वाले उत्पाद को खरीदने में ज्यादा रुचि लेगा। और उससे भी बड़ी बात क्या कि जब वो घरेलू उत्पाद की तुलना में गुणवत्ता बतौर और बेहतर हो। इस बात का मतलब कुछ ऐसे समझो कि घर में बनने वाला जो उत्पाद है उसकी जो गुणवत्ता है वो उतनी अच्छी या उतनी बेहतर नहीं है जितनी कि विदेशों से बनने वाले उत्पाद की। अब अगर चॉइस हमको दी जाए, एक तो है विदेश से बनाकर या विदेश वाली जो वस्तु है या सेवा है जो भारतीय बाजार में उपलब्ध है, और एक ऐसी वस्तु और सेवा है जो भारतीय बाजार के द्वारा ही बनाई गई।
और दोनों उत्पादों में विदेशी जो उत्पाद है या विदेशी वस्तु और जो सेवा है वो सस्ती भी है और गुणवत्ता में अच्छी भी है, और भारतीय वस्तु और जो सेवा है वो गुणवत्ता में अच्छी भी नहीं है और उसकी कीमतें भी ज्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग घर में बनने वाले या घरेलू स्थिति में बनने वाले या वातावरण में बनने वाले जितनी भी वस्तुओं और सेवाएं हैं उनको खरीदने में उतनी रुचि नहीं लेंगे जितनी की रुचि विदेशी वस्तु और सेवाओं में लेंगे। अब चाहे प्यूमा हो, एडिडास हो, रीबॉक हो, लेवाइस हो या कोई और अनदर ब्रांड हो, किसी भी ब्रांड को खरीदने के पहले जो व्यक्ति की मानसिकता होती है वो यही होती है कि वो प्राइस में या कीमतों में सस्ता हो, और कीमतों में सस्ता होने के साथ साथ वो गुणवत्ता में भी अच्छा। तो इन सब उम्मीदों के आधार पर ही एक उपभोक्ता किसी उत्पाद को खरीदने में रुचि लेता है। ये बात हम लोगों के अच्छे से समझ में आ गई। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई देश हमारे यहाँ सस्ती कीमतों में अगर उत्पाद बेचेगा तो ऐसे में घर में बनने वाला जो उत्पाद है उसका तो बाजार ही खत्म हो जाएगा, उसकी तो प्रतिस्पर्धात्मकता या प्रतिद्वंद्विता जो बाजार में बनी हुई है वो पूरी तरीके से नस्ताभूत हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, और लोग ज्यादा से ज्यादा विदेशी वस्तु या सेवा में रुचि लेंगे। तो ऐसे में घरेलू अर्थव्यवस्था पे सीधा सीधा क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है, उस चीजों को ठीक करने के लिए, चीजों को बचने के लिए संरक्षणवाद जैसी नीति को क्या करती है, अपनाती है। अब संरक्षणवाद में क्या होता है कि कोई उत्पाद अगर 50 रुपए का वहां बन रहा है चीन में अगर कोई उत्पाद 50 रुपए में बन रहा है और ये उत्पाद अगर भारत में पहले से ही कितने रुपए का बिक रहा है, 60 रुपए का बिक रहा है, और यही उत्पाद ये कौन सा है, घरेलू, ये कौन सा उत्पाद है, घरेलू, कितने रुपए का है, एक उत्पाद की कीमत 60 रुपए, एक उत्पाद की कीमत कितने रुपए है, 60 रुपए, एक मद की कीमत है 60 रुपए, और यही उत्पाद सेम कितने रुपए का, 50 रुपए का। अब चीन अगर 2 रुपए का मुनाफा लेकर, लाभ लेकर इसे 52 रुपए का यहां बेच दे, तो ऐसे में ये बाजार का जो स्थायित्व है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। लेकिन ऐसे में क्या होगा, भारत सरकार यहां पर सीमा में जब ये उत्पाद आएगा तो उस पर क्या लगाएगी, कर लगाएगी, और कर अगर इसने क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, जाहिर सी बात है उत्पाद भी बाजार में क्या हो जाएगा, महंगा। भाई उसका लाभ तो फिक्स है कि वो 2 रुपए का लाभ कमाएगी, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पर बोल दूं कि आप 20% हमें क्या दे दो, कस्टम ड्यूटी दे दो या सीमा शुल्क दे दो, 20% कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क दे दो, तो 50 का 10% कितना होता है, 5, और 20% कितना हो जाएगा, 60। तो ये उत्पाद ऑटोमेटिकली कितने रुपए का हो जाएगा, 62 रुपए का। अरे 20% कस्टम ड्यूटी मतलब 10 रुपए तो वो जुड़ जाएंगे और 2 रुपए उसका लाभ है, तो ये कितने रुपए की हो जाएगी, 62 रुपए की। तो कहीं ना कहीं ये जो बाजार में उत्पाद है, ये दोनों उत्पाद आपस में एक दूसरे के क्या बने रहेंगे, प्रतिद्वंदी बने रहेंगे, और बाजार में बखूबी तरीके से ये घरेलू उत्पाद भी चलेगा और ये विदेशी उत्पाद भी चलेगा। समझ में आई नहीं बात। तो ऐसे में ये हमारे बाजार को खराब ना कर पाए, इसलिए हम कौन सी नीति अपनाते हैं, संरक्षणवाद, जिसमें हम सीमा शुल्क को बढ़ा देते हैं। सीमा शुल्क में बढ़ाई जाने वाली दर को ही हम कौन सी दर बोलते हैं, टैरिफ दर बोलते हैं। तो अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक, इन दोनों में अपने आप को बहुमूल्य बनाने के लिए कई ऐसे कदम उठाए जिसके चलते अमेरिका को राजनीतिक और आर्थिक तौर पे कई सारी चुनौतियां और कई सारे ऐसे लाभान्वित अवसर उसके सामने उत्पन्न हुए जिनको उसने उठाया, और कई ऐसी चुनौतियां भी उसके सामने आई जिनका सामना अमेरिका या अमेरिका की अर्थव्यवस्था ने किया। तो 14 से 18 जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था 18 के अंदर, तो 18 के बाद में क्या होने लगा कि हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए आयात और निर्यात करने लगा, और आयात निर्यात करते टाइम पर
अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को संभाले रखने के लिए अपनी संरक्षणवाद नीति को अपनाते हुए जो टैरिफ है वो क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और टैरिफ को बढ़ाते बढ़ाते लगभग हर देश अपनी अर्थव्यवस्था के अनुसार या अनुरूप टैरिफ को बढ़ाने लगी। और नतीजन ये हुआ कि पूरा विश्व में हर व्यक्ति अपने अपने टैरिफ्स को बढ़ाने लगा, अपने सीमा शुल्क को बढ़ाने लगा, या जिन वस्तुओं को आयात करते हैं उस पर लगने वाले कर की दर को बढ़ाने लगा। और ये कर दर जब हर देश बढ़ाने लगा तो पूरे विश्व में टैरिफ का मानो कि बाढ़ आ गई। और बाढ़ आने की वजह से क्या हुआ कि चीजें बनने के बजाय चीजें बिगड़ना शुरू हुआ। और ये बिगड़ना जो शुरू हुआ वो कहां से शुरू हुआ, आपके अमेरिका से। तो अमेरिका के जितने भी लोग थे या सिटीजन्स थे, उन्हें ऐसी आशंका थी या ऐसा प्रेडिक्शन था कि कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिसके चलते आने वाले टाइम के अंदर समस्याएं, दिक्कतों का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। और नतीजन यह हुआ अभी कि 29 अक्टूबर 1929 को 29 अक्टूबर 1929 को, इस दिन क्या था, मंगलवार। 29 नवंबर 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका का शेयर स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। क्रैश कर गया। 29 अक्टूबर 1929 को मार्केट क्या कर गया, क्रैश कर गया। और नतीजन इसका क्या हुआ, लगभग 10,000 क्रैश कर गया। 90 लाख लोगों का रोजगार चला गया। 10,000 बैंक बैंकों में ताला लग गया। ताला लग गया। का मतलब है बैंक बंद होगा। और फलस्वरूप लोगों की बचत
बैंक बैंक के साथ जोखिम में चली गई। लगभग प्रत्येक नागरिक बैंक की ओर से एनपीए में परिवर्तित हो गए। परिवर्तित हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो था क्या? वो था, सबसे बड़ा जो रीजन था वो क्या था? वो रीजन था कि जब ये मार्केट क्रैश किया तो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी जो फर्म थी, बड़ी बड़ी जो संस्थानें थी, वो पूरी तरीके से क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब जब वो समाप्त हो गई, ऐसे में जो लोग थे उन लोगों ने बैंकों में क्या रखा हुआ था? पैसा। उनकी सेविंग डूब गई, उनकी बचत डूब गई, और जब वो बचत डूब ही गई, कमाई का साधन ही नहीं रहा, तो वो बैंक से जो लोग कर्जा लिए हुए थे उस कर्जा को चुकाने में सक्षम नहीं हुए, और लगभग ऐसे करके 10,000 बैंक भी क्या हो गए? बंद हो गए। और ऐसी स्थिति में जो पूरा व्यापार था, जो ट्रेड था, वो इंक्रीज होने की बजाय क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और डिक्रीज की स्थिति कुछ ऐसी देखो कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो उस समय या उस दौर के अंदर जो रोजगार की स्थिति थी वो 3% से बढ़कर 25% हो। मतलब बेरोजगारी की जो स्थिति थी, वो बेरोजगारी की स्थिति में क्या हुआ कि 3% से बढ़कर बेरोजगारी दर सीधा कितने पे पहुंच गई? 25% पे पहुंच गई। समझ में ही नहीं बात? तो 1929 से 1933 तक बेरोजगारी दर बेरोजगारी दर 3% से बढ़कर 25% हो गई। 25% हो गई। अगर मैं बात करूं बेरोजगारी दर की, बेरोजगार का विपरीत क्या होता है? नियोजित। बेरोजगारी का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? नियोजित, है ना? और वहीं पे अगर मैं बात करूं बेरोजगारी की परिभाषा की, बेरोजगारी बेरोजगार की परिभाषा क्या है? जो व्यक्ति काम की इच्छा रख काम की इच्छा रख काम की तलाश कर रहा है, तलाश कर रहा है, और फिर उस व्यक्ति को फिर उस व्यक्ति को काम ना मिले तो उसे बेरोजगार कहा गया है। तो उसे बेरोजगार कहा गया है।
वहीं पे मैं बात करूं बेरोजगारी दर की, बराबर कुल बेरोजगारों की संख्या में भाग दे दूं मैं कुल श्रम बल का, और गुना कर दूं किसका, 100 का। तो मेरे पास में क्या निकल कर आ जाएगी, बेरोजगारी दर निकल कर आ जाए। समझ में आई नहीं बात। तो ऐसे व्यक्ति बाजार में जो काम की इच्छा रख कर बाजार में क्या ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को मैंने क्या नाम दिया, बेरोजगार नाम। समझ में आई नहीं बात। तो 1929 से 1933 तक अमेरिका में बेरोजगारी दर 3% से बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई, 25% पहुंच गई। समझ में आई यहां तक बात हम लोगों के, ठीक। और यहीं पे हम बात करें देश के अमेरिका के पक्ष में, कुल उत्पादन में 33% की गिरावट को देखा, गिरावट को और इस स्थिति को विश्व में महामंदी, विश्व में महामंदी के नाम से जाना। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।